बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि चैप्टर नंबर 2 आपने कंप्लीट कर लिया है। उसके कंप्लीट करने के बाद आज हम उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विच मींस एमसीक्यूज को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि उनकी स्टेटमेंट और पॉसिबल आंसर क्या है। फर्स्ट एमसीक्यू की स्टेटमेंट है, टू वेक्टर्स लाई विद देयर टेल्स एट द सेम पॉइंट व्हेन द एंगल बिटवीन देम इज इंक्रीज्ड बाय 20 degree, their scalar product has the same magnitude but changes from positive to negative. और आपने फाइंड करना है द ओरिजिनल एंगल बिटवीन देम। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में आपसे ये कहा गया है कि आपके पास दो वेक्टर्स हैं। सपोज करें आपके पास वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है और उन दोनों की जो टेल है वो सेम पॉइंट पर है और आपसे ये कहा गया है कि उनके बीच में जो भी ओरिजिनल एंगल था, अगर उस ओरिजिनल एंगल पर आपने स्केलर प्रोडक्ट कैलकुलेट किया, आपने उसकी वैल्यू नोट कर ली। अब आपने उन्हीं दो वेक्टर्स के बीच का जो एंगल था ओरिजिनल, उसमें 20 डिग्री इंक्रीज कर दिया। अब आपने इस न्यू एंगल पर दोबारा स्केलर प्रोडक्ट फाइंड आउट किया तो आपने ये नोटिस किया कि इस न्यू एंगल पर जो स्केलर प्रोडक्ट की मैग्नीट्यूड आई है वो ओरिजिनल एंगल के स्केलर प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड के तो इक्वल है, बट साथ एक नेगेटिव साइन भी आएगा जो आपको ये बताएगा कि इस न्यू एंगल पर जब स्केलर प्रोडक्ट फाइंड की गई तो वो ओरिजिनल एंगल की मैग्नीट्यूड के एग्जैक्टली इक्वल एंड ऑपोजिट है। आपको जो डिफरेंट ऑप्शंस दी गई हैं उनमें से जो करेक्ट ऑप्शन फॉर ओरिजिनल एंगल है वो है 80 डिग्री। क्यों मैंने ये ऑप्शन सिलेक्ट किया, उसकी रीजन ये है कि सपोज करें ये हमारे पास दो वेक्टर्स थे ए एंड बी और इनके बीच में ओरिजिनल एंगल था 80 डिग्री। मैंने इस ओरिजिनल एंगल 80 डिग्री पर इनका स्केलर प्रोडक्ट फाइंड किया, a डॉट बी विच इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस 80 डिग्री, तो इसकी वैल्यू आई 0.1736। अब आपसे कहा गया कि आपने इस एंगल को 20 डिग्री इंक्रीज कर देना है। सो जब आप इसे 20 डिग्री इंक्रीज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 80 में आप 20 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 100। तो समवेयर लाइक दिस आपका B जो है सपोज करें इस जगह पर शिफ्ट हो गया, 20 डिग्री इंक्रीज हुआ तो टोटल एंगल बिटवीन A एंड B क्या हो गया, 100 डिग्री। अब इस न्यू एंगल पर आपने अगेन स्केलर प्रोडक्ट फाइंड किया, A डॉट बी विच इज इक्वल टू ए बी कॉस, अब थीटा क्या हो जाएगा 80 प्लस 20 डिग्री इंक्रीज, तो ये आ जाएगा कॉस 100 डिग्री। जब आपने इसे सॉल्व किया तो यू विल गेट 0.1736 विद अ नेगेटिव साइन। और उसने यही कहा था कि स्केलर प्रोडक्ट की मैग्नीट्यूड पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगी लेकिन अमाउंट मैग्नीट्यूड की सेम रहेगी। सो अमाउंट क्या है, सेम है, बट फ्रॉम पॉजिटिव क्या हो गया है, नेगेटिव। सो अगर आप बाकी ऑप्शंस को इसी तरह सॉल्व करके देखेंगे तो आपको ये चीज़ या ये सिचुएशन आपको नहीं मिलेगी, आपको डिफरेंट आंसर्स मिलते हैं। सो फर्स्ट एमसीक्यू का आंसर है डी विच इज 80 डिग्री। सो अब देखते हैं सेकंड की स्टेटमेंट। सेकंड में आपसे पूछा गया है द मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर्स ऑफ अनइक्वल मैग्नीट्यूड रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ जीरो रिजल्टेंट इज। अब यहाँ जो इंपॉर्टेंट वर्ड है वो है अनइक्वल। आपसे कहा गया है कि अनइक्वल अगर वेक्टर्स हैं यानी उनकी मैग्नीट्यूड एक दूसरे से डिफरेंट हैं और आप ये चाहते हैं कि उनका रिजल्टेंट जीरो हो जाए, तो फिर उन अनइक्वल वेक्टर्स का मिनिमम नंबर क्या होना चाहिए। अगर यहां पर इक्वल होता कि आपके पास मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, तो इसका फौरन से आंसर बन जाता है कि वो है 2। क्योंकि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पर सपोज करें F1 10 न्यूटन है और एक और फोर्स वेक्टर F2 10 न्यूटन, दोनों क्या हैं, इक्वल हैं, और अगर आप इन्हें ऑपोजिट अप्लाई करेंगे तो इनका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, 0। सो मिनिमम इक्वल अगर वेक्टर्स आपसे पूछे जाएंगे तो उसका आंसर हो जाएगा 2। लेकिन अगर ये अनइक्वल हैं, सपोज करें इसे आप 15 न्यूटन या 20 न्यूटन करते हैं, क्या अब ये दो वेक्टर्स जो अनइक्वल इन मैग्नीट्यूड हैं ये रिजल्टेंट को 0 करेंगे, नहीं करेंगे।
अब यहाँ पर आपको एटलीस्ट एक थर्ड वेक्टर चाहिए जो आकर इन दोनों के नेट इफेक्ट को 0 करेगा। अगर किसी भी सिचुएशन में अनइक्वल वेक्टर्स हों तो उनका मिनिमम नंबर 3 होता है, ताकि उसमें से 2 वेक्टर्स जो भी हों उनका जो रिजल्टेंट आ रहा हो तो थर्ड वेक्टर उस रिजल्टेंट के इक्वल एंड ऑपोजिट अप्लाई होगा और इक्वल एंड ऑपोजिट होकर उन तीनों का जो कंबाइंड इफेक्ट होगा वो 0 हो जाएगा। इसका आंसर बनेगा मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर्स ऑफ अनइक्वल मैग्नीट्यूड रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ 0 रिजल्टेंट इज 3। अगर इसी में मैं स्टेटमेंट चेंज करके इक्वल कर दूं तो फिर आप ऑप्शन वो सिलेक्ट करेंगे जिसमें आपको 2 लिखा हुआ नजर आएगा। फॉर 2 इक्वल वेक्टर रिजल्टेंट 0 होगा अगर वो ऑपोजिट हों तो। थर्ड की स्टेटमेंट है if the resultant of 2 vectors each of magnitude a is also a magnitude of a, the angle between the 2 vectors will be। यह आपकी बुक में चैप्टर 2 की एग्जाम्पल नंबर 2.3 से रिलेटेड है, जिसमें आपसे यही कहा गया था कि आपके पास 2 फोर्सेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड हैं। आप बताएं कि आप उन इक्वल मैग्नीट्यूड फोर्सेस को किस एंगल पर ज्वाइन करें कि जब आप उनका रिजल्टेंट फाइंड आउट करें तो वो रिजल्टेंट भी उन्हीं फोर्सेस की मैग्नीट्यूड के इक्वल आ जाए। सपोज करें कि हमारे पास ये 2 फोर्सेस हैं F1 एंड F2 और ये दोनों फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड हैं, तो हम F1 और F2 के साथ 1 और 2 का हटा देंगे सिंबल, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं तो जितनी लेंथ इसकी होगी उतनी ही लेंथ इसकी होगी। अब आपसे ये पूछा गया है कि इनके बीच का एंगल क्या हो कि जब आप इन दोनों को हेड टू टेल रूल के अकॉर्डिंग ज्वाइन करें और फिर रिजल्टेंट ड्रॉ करें तो रिजल्टेंट की जो मैग्नीट्यूड है वो एग्जैक्ट इसके इक्वल आए। और वो एंगल आपने एग्जाम्पल 2.3 में फाइंड आउट किया था कि वो एंगल है 120 डिग्री। यानी इस फोर्स को जब आप इस फोर्स के साथ हेड टू टेल रूल के अकॉर्डिंग 120 डिग्री पर ज्वाइन करें, या आपके पास एंगल कितना है 120 डिग्री। अगर आप प्रॉपर स्केल के लेकर F की मैग्नीट्यूड के इक्वल ही यहाँ पर ड्रॉ करेंगे और फिर आप हेड टू टेल रूल के अकॉर्डिंग इस F और इस F का रिजल्टेंट ड्रॉ करेंगे तो रिजल्टेंट एग्जैक्टली इसके इक्वल आएगा और आपके पास जो ट्रायंगल बनेगी वो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगी। वो एंगल जिस पर 2 इक्वल वेक्टर्स आपस में ज्वाइन हो वो है 120 डिग्री, और इस एंगल पर अगर 2 इक्वल वेक्टर्स ज्वाइन होते हैं तो जो रिजल्टेंट वेक्टर ड्रॉ होगा वो एग्जैक्टली उन इक्वल वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड के अकॉर्डिंग होगा। यानी यहाँ पर जब आप इस रिजल्टेंट की लेंथ फाइंड आउट करेंगे तो अगर ये 2 सेंटीमीटर और ये 2 सेंटीमीटर के हैं तो रिजल्टेंट भी एग्जैक्टली 2 सेंटीमीटर का ही आएगा। इसका आंसर होगा 120 डिग्री। अब मूव करते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर और देखते हैं कि एमसीक्यू नंबर 4 की क्या स्टेटमेंट है। जी डियर स्टूडेंट, 4th क्वेश्चन की स्टेटमेंट है द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a is equal to 2i plus j plus 2k is। आपने इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करनी है। मैग्नीट्यूड के लिए आप जो मेथड यूज करते हैं वो ये ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az का स्क्वायर। ax है 2, ay है 1, az है अगेन 2। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इट विल बी 9, तो ये आ जाएगा 3। इसकी मैग्नीट्यूड होगी 3। ऑप्शन सी में आपको 3 नजर आया। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हेन fx is equal to 3 न्यूटन एंड f is 5 न्यूटन देन fy is। आपके पास जो फोर्स है वो है 5 न्यूटन की और उसका जो x कंपोनेंट है वो है 3 न्यूटन का, और आपसे कहा गया है कि उसी फोर्स का y कंपोनेंट कैलकुलेट करें। इसके लिए पहले आप इस x कंपोनेंट की इक्वेशन की हेल्प लेंगे जो कि है fx is equal to f cos थीटा। fx की वैल्यू है 3, f की वैल्यू है 5। आपने 3 और 5 को वैल्यूज को पुट किया, यहाँ पर आपने थीटा को कैलकुलेट करना है। तो ये 5 इधर आकर डिवाइड होगा तो 3/5, और जब आपने थीटा फाइंड करना है तो कॉज आप दूसरी साइड पर शिफ्ट करेंगे तो इट विल बी थीटा इज इक्वल टू कॉज इनवर्स 3 डिवाइडेड बाय 5।
इस फैक्टर को सॉल्व करेंगे तो आपके पास थीटा की वैल्यू आएगी 53.1 डिग्री। अब इस थीटा की वैल्यू को आप यूज करेंगे फॉर कैलकुलेशन ऑफ एफ वाई है f साइन थीटा, f की वैल्यू है 5, वो आपने पुट की, थीटा आपने कैलकुलेट कर लिया था। आप इसको सॉल्व करके एफ वाई कैलकुलेट करेंगे तो यू विल गेट 4 न्यूटन। अगर आप ऑप्शंस देखेंगे तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा क्योंकि उसमें आपको 4 न्यूटन गिवन है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में एक मीटर रॉड को बैलेंस किया गया है और किस की हेल्प से बैलेंस किया गया है? एक नाइफ के एज से। सो सपोज करें ये आपके पास मीटर रॉड है, ये आपके पास वो नाइफ का एज है जिसे आपने 50 सेंटीमीटर मार्क के नीचे प्लेस किया और आपका ये मीटर रॉड अब आपने बैलेंस करना है। बैलेंस करने के लिए आरिफ साहब हैं एक, उन्होंने क्या किया जी, उनके पास मैसेज थे। एक मैस था 0.40 kg का और दूसरा मैस था 0.60 kg का। इन दोनों मैसेज को रिस्पेक्टिवली इधर लिखा हुआ है, जिसका मतलब है कि फर्स्ट अगर 0.40 kg है तो यहाँ से फर्स्ट डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर इससे रिलेटेड होगा। सेकंड मैस है 0.60 kg, सो सेकंड डिस्टेंस इस मैस से रिलेटेड होगा। अब इन वैल्यूज को हम इस मीटर रॉड पर प्लेस करते हैं। फर्स्ट वन है 0.40 kg जो कि आपने 20 सेंटीमीटर पर प्लेस किया। सो यहाँ से अगर मीटर रॉड की लेंथ आप स्टार्ट करते हैं तो इट विल बी 0 सेंटीमीटर और यहाँ तक ये क्या हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। जो इसका सेंटर है वहाँ पर आपने नाइफ एज को 50 सेंटीमीटर पर प्लेस किया हुआ है। सो 0 से अप्रॉक्सीमेटली आपने अंदाजे से 20 सेंटीमीटर पर किसको हैंग किया? 0.40 kg को, और इसको आपने 80 सेंटीमीटर पर हैंग करना है। सो 80 100 के क्लोज होगा। सो 80 सेंटीमीटर पर आपने 0.60 kg हैंग कर दिया। अब उसने ये आपसे पूछा कि आरिफ एक थर्ड मैस जिसकी वैल्यू है 0.30 kg वो इस मीटर रॉड पर किस जगह पर हैंग करे कि ये मीटर रॉड इस 0.30 kg के हैंग होने के बाद बैलेंस हो जाए, इक्विलिब्रियम में आ जाए। सपोज ये पॉइंट है y, इस y पॉइंट पर आप हैंग कर देते हैं 0.30 kg मैस को। अभी हमें ये नहीं मालूम कि ये y पॉइंट कौन सा है, ये 25 है, 30 है, 40 सेंटीमीटर है, क्या है ये अभी नहीं मालूम। लेकिन हमने ये सपोज कर लिया कि जब ये इस जगह पर हैंग हुआ तो ये हमारे पास मीटर रॉड जो है ये इक्विलिब्रियम में आ गया। अब अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो इसका मतलब अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम जितने इसमें क्लॉकवाइज टॉर्क होंगे उतने ही इसमें एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क होंगे। सो आप लिखेंगे क्लॉकवाइज टॉर्क शुड बी इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। अब ये जो आपके पास मैस है ये इस सिस्टम को क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। सो ये देगा क्लॉकवाइज टॉर्क और ये दोनों जो मैसेज हैं ये इसको रोटेट करेंगे एंटी क्लॉकवाइज। सो ये दोनों मैसेज एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, सो इनकी जो आपके पास टॉर्क की वैल्यू है वो राइट साइड पर आएगी और इसकी आपके पास क्लॉकवाइज टॉर्क के नीचे आएगी। अब आपकी मर्जी है, वैसे तो क्योंकि राइट और लेफ्ट साइड दोनों पर डिस्टेंस गिवन है, अगर आप सेंटीमीटर में भी डिस्टेंस को पुट कर देते हैं तो आपके पास आंसर एक्यूरेट आएगा। लेकिन मैंने यहाँ पर जो डिस्टेंस की वैल्यूज पुट की हैं वो मैंने मीटर में कन्वर्ट करके पुट की हैं क्योंकि मैसेज हम केजी में यूज कर रहे थे। सो आपके पास अगर हम क्लॉकवाइज टॉर्क पहले लिखें तो टॉर्क की वैल्यू आपने पढ़ा हुआ है फोर्स इनटू मोमेंट आर्म होती है। यहाँ फोर्स होगा वेट विच इज mg इनटू मोमेंट आर्म। लेकिन मैं जब यहाँ पर फोर्स की वैल्यू लिखूंगी तो मैं सिर्फ मैसेज पुट करूंगी क्योंकि ये जो ग्रेविटी का फैक्टर है ये राइट और लेफ्ट साइड पर फाइनली कैंसिल हो जाना है। सो इसको इतना कॉम्प्लिकेटेड हम नहीं करेंगे, हम सिंपली मैस और उसके साथ मोमेंट आर्म लिखेंगे जो कि मीटर में मैं प्लेस करूंगी। सो आपके पास जब इसकी वैल्यू आएगी तो मैस है 0.60 kg और इसका जो मोमेंट आर्म है वो ये वाला डिस्टेंस होगा। डिस्टेंस मोमेंट आर्म का क्या होगा 80 माइनस 50, लेकिन क्योंकि मैंने मीटर में पुट किया है तो 80 सेंटीमीटर हो जाएगा 0.8 मीटर माइनस 50 सेंटीमीटर का मतलब है 0.50 मीटर। अब आप राइट हैंड साइड पर देखें तो आपके पास 0.40 kg और इसका मोमेंट आर्म क्या है दिस मच डिस्टेंस, ये पूरा डिस्टेंस इसका मोमेंट आर्म होगा।
जो कि है 50 माइनस 20। 50 को और 20 को आप मीटर में पुट करेंगे तो आपके पास आएगा 0.50 माइनस 0.20। अब दूसरा जो मैस है वो है 0.30 kg का। वो क्या है? 0.30 kg। अब इसका ये मोमेंट आर्म कितना है, आपने पॉइंट y इसका वो इमेजिन किया है जिसे आपने कैलकुलेट करना है। सो 50 माइनस y, ये जो जगह है ये वाली, ये इसका मोमेंट आर्म होगा। सो 50 माइनस y, तो 50 को आपने मीटर में पुट किया तो 0.50 माइनस y। ये अगर आपने लिख ली इक्वेशन तो इसके बाद आगे सिंपल मैथ्स है, आप इस सारे फैक्टर को सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 0.18। इस पूरे फैक्टर को आपने सॉल्व किया तो ये बनेगा 0.12। इस 0.30 को 0.50 से मल्टीप्लाई किया तो आएगा 0.15। 0.30 जब y के साथ मल्टीप्लाई होगा तो इट विल बी विद नेगेटिव साइन। अब आपने इन दो फैक्टर्स को ऐड किया तो आपके पास आएगा 0.27, जैसे आप लेफ्ट साइड पर शिफ्ट करेंगे 0.18 माइनस 0.27 इक्वल्स टू माइनस 0.30 y यहाँ पर आ गया। इसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नेगेटिव में आंसर आएगा। ये नेगेटिव इस नेगेटिव के साथ कैंसिल हो जाएगा। 0.30 को आप लेफ्ट हैंड साइड पर आकर डिवाइड करेंगे तो y की वैल्यू इन मीटर्स आएगी 0.3 मीटर, और आप इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास बन जाएगा 30 सेंटीमीटर। सो इसका मतलब ये है कि ये जो 0.30 kg का पॉइंट y है वो है 30 सेंटीमीटर। यानी इस मैस को अगर आप 30 सेंटीमीटर पर आकर हैंग करेंगे तो ये पूरा का पूरा रॉड आपके पास बैलेंस हो जाएगा, इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। सो ऑप्शन सी विच इज 30 सेंटीमीटर ये आपके पास करेक्ट ऑप्शन होगा। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ और देखते हैं 7th क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है। जी डियर स्टूडेंट, 7th क्वेश्चन की स्टेटमेंट है if ax is equal to 1.5 centimeter and ay is equal to minus 1 centimeter, into which quadrant do the vector a point? यानी एक वेक्टर a जिसका x कंपोनेंट पॉजिटिव है, y कंपोनेंट नेगेटिव में है, तो फिर वेक्टर a खुद किस क्वाड्रेंट में था? आपके पास ये 4 क्वाड्रेंट का सिस्टम होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव, y पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव, y नेगेटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है। अगर आप देखें तो आपका जो गिवन डाटा है उसमें x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है। इसका मतलब ये वो क्वाड्रेंट है जिसमें आपका वेक्टर a लाई करेगा अकॉर्डिंग टू द गिवन पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज, जो कि फोर्थ क्वाड्रेंट बनता है। सो आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन होगी वो होगी ऑप्शन डी विच इज फोर्थ क्वाड्रेंट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 जो कि स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट से रिलेटेड है। आपसे कहा गया है कि बताएं a डॉट a क्रॉस b की वैल्यू क्या आती है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए जो कि 0 है। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको a और b वेक्टर की कोई ना कोई वैल्यू इमेजिन करनी पड़ेगी और उस वैल्यू के अकॉर्डिंग आप इस पूरे वेक्टर और फिर स्केलर प्रोडक्ट को सॉल्व करेंगे, तब आप इसके आंसर को अप्रोच कर सकेंगे। सो हमने सपोज किया कि आपके पास ये दो वेक्टर्स हैं a एंड b। a के कंपोनेंट्स हैं axi, ayj, azk। फिर है b, bxi, byj, bzk। अब पहले आप इन दोनों का वेक्टर प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लें। वेक्टर प्रोडक्ट के लिए आप डिटर्मिनेंट वाला मेथड यूज करें ijk, और फर्स्ट आपके पास वेक्टर a है, सो फर्स्ट आपने उसके कंपोनेंट लिखे, फिर आपके पास सेकंड वेक्टर है b, फिर आपने उसके कंपोनेंट्स लिखे। अब हम इसको वेक्टर प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। सो यहाँ आपने केयरफुली सॉल्व करना है। वेक्टर जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट कंपोनेंट है i, सो आपने लिखा i। अब यहाँ बी केयरफुल, इसके नीचे जो ये दो पार्ट्स आ रहे हैं इन्हें आप फॉर द टाइम बीइंग इग्नोर कर देंगे। अगर ये इग्नोर हो गए तो पीछे आपके पास जो चीज बच रही है वो ये वाला पोर्शन है। इसमें आपके पास ये इस तरह मल्टीप्लाई होंगे ay bz, ay bz, बीच में नेगेटिव साइन आता होता है, और अब ये दोनों मल्टीप्लाई हुए तो az by। a का फैक्टर आप हमेशा कोशिश करें पहले लिखें और b को आप बाद में लिखें ताकि आपके साथ
सारा एक सिस्टमेटिक वे में मूव करें आप। सो जब आपने आई को मल्टीप्लाई करना है तो इसके नीचे वाला जो कॉलम है वो आप इग्नोर करेंगे और ये दो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब जो सेकंड आपने टर्म लिखनी होती है वो हमेशा नेगेटिव साइन के साथ लिखी जाती है। सो यहाँ पर जे के साथ क्या आएगा, एक नेगेटिव साइन, सो माइनस जे। अब जब आपने जे के लिए कॉलम्स को मल्टीप्लाई करना है तो आपने जे के नीचे जो कॉलम है इसको इग्नोर कर देना है। जब आप इसको इग्नोर करेंगे तो बाकी आपके पास ये दो कॉलम्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे। ये इग्नोर हो गया तो ax bz यहां पर आया, फिर विद नेगेटिव साइन ये टर्म आ जाएगी az bx। ठीक हो गया। अब आपने जो थर्ड आपके पास यूनिट वेक्टर है k, उसको मल्टीप्लाई करना है। जब आप थर्ड को मल्टीप्लाई करेंगे k, तो k के नीचे जो कॉलम है उसे आप इग्नोर कर देंगे, या आपने छुपा दिया तो आपके पास ये दो कॉलम्स आपस में मल्टीप्लाई हुए। ये आपके पास फर्स्ट टू कॉलम्स हैं, इसमें से ये ax by माइनस के साथ नेक्स्ट टर्म लिखी जाती है ay bx, ये आपके पास नेगेटिव के साथ आ गया। यहाँ ध्यान ये रखना होता है कि इस j के साथ हमेशा आता है नेगेटिव साइन। बच्चे यहाँ पर पॉजिटिव साइन लगा देते हैं जिसकी वजह से बाद में आपके पास सॉल्व करने में प्रॉब्लम होती है। सो i आपने पॉजिटिव में लिखा, फिर आपने j नेगेटिव में लिखा, फिर आपने k प्लस में लिखा। और याद रखें कि जिस भी यूनिट वेक्टर को आप लिख रहे हैं उसके नीचे वाला कॉलम इग्नोर होगा और जो रिमेनिंग टू कॉलम्स होंगे वो आपस में मल्टीप्लाई होंगे और हर दो टर्म्स के बीच में आएगा नेगेटिव साइन। यह आपने कंप्लीट जब a क्रॉस b लिख लिया तो अब आपने इसको सॉल्व करना है a डॉट a क्रॉस b को। सो आपने लिखा a डॉट a क्रॉस b। a क्रॉस b ये पूरा आपके पास इक्वेशन होगा और a क्या है ये आपने यहाँ पर लिखा हुआ है axi प्लस ayj प्लस azk डॉट, इसके बाद अब आपने a क्रॉस b यानी ये पूरी वैल्यू लिख देनी है। जब आप ये लिख लेंगे तो आप पढ़ चुके हैं कि i डॉट i क्या होता है 1, j डॉट j क्या होता है 1, j डॉट j 1, k डॉट k भी 1 होता है। और अगर आप इन्हें डिफरेंट मल्टीप्लाई करते हैं i डॉट j तो ये 0 होगा, j डॉट k भी क्या होगा 0 होगा, यानी डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स मल्टीप्लाई हों तो आंसर 0 आता है और सेम अगर आपस में मल्टीप्लाई हों अकॉर्डिंग टू स्केलर प्रोडक्ट तो आंसर 1 आता है। सो यहाँ पर भी जब आप गौर करें तो ये ax जब मल्टीप्लाई होगा इन सारे फैक्टर्स के साथ तो सिर्फ आपको आंसर मिलेगा इससे, क्योंकि ये है i डॉट i, ये हो जाएगा i डॉट j और ये हो जाएगा i डॉट k। तो ये दोनों फैक्टर्स अगर मल्टीप्लाई हुए तो आंसर क्या हो जाना है 0। इसी तरह जब y को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें क्या है j। सो इन तीन टर्म्स में से जिसके साथ j है वहां तो ये j डॉट j के अकॉर्डिंग आपको आंसर देगा, लेकिन ये हो जाएगा j डॉट i 0, फिर ये j डॉट k तो ये भी फैक्टर क्या देगा 0। सो अगर आपने ये दिमाग में रखा तो आप आराम से इसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे। सो मैं करती हूँ जी, ax के साथ i है, सो मैं सारों के साथ मल्टीप्लाई नहीं करूंगी, मैं जस्ट फर्स्ट के साथ करूंगी क्योंकि मुझे मालूम है कि i डॉट i से तो आंसर आएगा, बाकी सारे फैक्टर्स क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। सो आपने i वाली टर्म लिख ली। अब आप नेक्स्ट ay को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो j है, तो किस टर्म के साथ सिर्फ आंसर मिलेगा, इसके साथ नो, क्योंकि ये i है तो j डॉट i 0 हो जाएगा। सिर्फ ये वो टर्म होगी जो आपको आंसर में मिलेगी, प्लस ay ये और साथ आप लिखेंगे ये पूरी टर्म, लेकिन यहाँ पर माइनस है, ये किस में था प्लस में, तो आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस। ये टर्म आप लिख दें ax bz माइनस az bx। अब ये k वाली इसी तरह आपने az और ये k डॉट k यानी इसके साथ आपको मल्टीप्लिकेशन से आंसर मिलेगा, बाकी दोनों टर्म्स क्या हो जाएंगी 0 हो जाएंगी। ये आया। अब अगर आप इस सारे फैक्टर को ओपन करते हैं तो ऑटोमेटिकली आप ऑब्जर्व करेंगे कि सारी टर्म्स आपस में कैंसिल हो जाएंगी। यहाँ जब आप इस सारे फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिकली आंसर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। आप ओपन करके भी देख सकते हैं,
मैं सबको मल्टीप्लाई कर देती हूँ, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब इसमें अगर आप देखें तो ax ay bz ये कहाँ पर है जी? ये है, ये आपस में कैंसिल हो गए। ये है ax az by, ax az by ये कहाँ पर है? ये यहाँ पर है जी। ये नेगेटिव में है, वो पॉजिटिव में है। अब ये टर्म है ay az bx पॉजिटिव में है और ये नेगेटिव में है, माइनस ay az bx, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। तो ऑटोमेटिकली आंसर क्या बन गया? 0 बन गया। ये एक लेंथी प्रोसेस था, लेकिन अगर आप एक दफ़ा कर लेंगे तो ऑब्वियसली आपको हमेशा के लिए याद रहेगा कि जब भी दो वेक्टर्स के आप स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट लें तो उनका अगर इस तरह के अकॉर्डिंग आप लेते हैं तो उसका आंसर क्या बनता है? 0 बनता है। अब मूव करते हैं फर्स्ट बोर्ड की तरफ और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है। जी डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, two forces of magnitude 20 Newton and 50 Newton act simultaneously on a body. Which one of the following forces cannot be a resultant of the two forces? आपको ऑप्शंस डिफरेंट गिवन है और आपसे ये पूछा गया है कि कौन सी ऑप्शन ऐसी है जो इन दो फोर्सेस का रिजल्टेंट बन सकती है। जब भी आपने किसी भी सिचुएशन में टू फोर्सेस का रिजल्टेंट फाइंड आउट करना हो तो उसकी रेंज को फाइंड करने का तरीका ये है कि आप पहले दोनों फोर्सेस को सब्ट्रैक्ट करें, तो यू विल गेट 30 न्यूटन और फिर इन दोनों को ऐड कर दें तो आपके पास आ जाएगा 70 न्यूटन। इसका मतलब ये है कि आपकी इन दो फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है वो इस रेंज के अंदर होना चाहिए, 30 न्यूटन से कम नहीं होना चाहिए और 70 न्यूटन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यानी 30 न्यूटन से लेकर 70 न्यूटन तक की रेंज में रिजल्टेंट लाई कर सकता है। अब आपकी जो 4 ऑप्शंस हैं उनमें से सिर्फ ऑप्शन ए ऐसी है जो 30 न्यूटन से कम है, यानी आपकी मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट है 30 न्यूटन और ऑप्शन ए आपको गिवन है 20 न्यूटन। सो 20 न्यूटन इन दो फोर्सेस का रिजल्टेंट नहीं हो सकता। बाकी जो तीनों ऑप्शंस हैं वो इस रेंज के अंदर हैं। सो वो तीनों ऑप्शंस आपके इन 20 और 50 न्यूटन के रिजल्टेंट की पॉसिबिलिटी में आ सकती हैं। सो आपके पास क्वेश्चन 9 का आंसर होगा ऑप्शन ए विच इज 20 न्यूटन बिकॉज इट इज नॉट इन द रेंज ऑफ रिजल्टेंट वैल्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, इफ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू non-zero vectors a and b is 0, then the magnitude of their scalar product is. अगर आपके पास दो non-zero वेक्टर हैं, एक वेक्टर है a और एक वेक्टर है b, और आपसे ये कहा गया है कि जब आपने इनका स्केलर प्रोडक्ट फाइंड किया तो आंसर क्या आ गया? 0। इसका मतलब फिर एंगल पे डिपेंडेंस है, a डॉट b क्योंकि ये खुद तो नॉन ज़ीरो हैं, यानी इनकी मैग्नीट्यूड तो एग्जिस्ट कर रही है, तो फिर एंगल कुछ ऐसा था जिसने स्केलर प्रोडक्ट को 0 कर दिया। वो एंगल होता है 90 डिग्री। सो ए बी कॉज 90 डिग्री जब आपने किया तो आंसर क्या हो गया? 0। अब इस सिचुएशन को अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट के लिए इम्प्लीमेंट करें कि अगर आपके पास दो वेक्टर्स जिनके बीच में एंगल था 90 और स्केलर प्रोडक्ट हो गया 0, अब अगर हम इसकी क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करें तो आपके पास फार्मूला है ए बी साइन थीटा। अब आप जब साइन थीटा में थीटा की वैल्यू 90 डिग्री पुट करेंगे तो साइन 90 होता है 1, सो आपका आंसर आ जाएगा ए बी। सो स्केलर प्रोडक्ट तो 0 था बट जो वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट है उसका आंसर आ गया ए बी। सो आपकी जो 4 ऑप्शंस हैं उनमें से ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन कंसिडर होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन 11। इसमें आपसे ये कहा गया है द सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेस इज 16 न्यूटन। कोई से भी टू फोर्सेस हैं, अगर आपने उनका सम किया तो आंसर बना 16 न्यूटन। अब उसने ये कहा कि इफ रिजल्टेंट फोर्स is 8 Newton and direction of this resultant force is
परपेंडिकुलर टू मिनिमम फोर्स देन द फोर्सेस आर, यानी फिर वो फोर्सेस कितनी मैग्नीट्यूड की थी। अब इस क्वेश्चन को समझते हैं, जिसमें आपसे पहले ये कहा गया कि 2 फोर्सेस हैं, एक उनमें से मिनिमम फोर्स है। हम सपोज कर लेते हैं कि जो मिनिमम या जो स्मॉलर फोर्स है वो है x, और इन दोनों फोर्सेस का सम क्या था 16 न्यूटन। तो अगर एक फोर्स x है तो दूसरी फोर्स फिर कितने की हो जाएगी, वो हो जाएगी 16 माइनस x, क्योंकि दोनों फोर्सेस का सम क्या था 16 न्यूटन। तो इस सम में से अगर एक फोर्स है x तो दूसरी फोर्स ऑब्वियसली 16 माइनस x हो जाएगी। ये है स्मॉलर या मिनिमम फोर्स और ये हो जाएगी लार्जर फोर्स। ये तो हो गई इन फर्स्ट लाइंस के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट। फिर उसने कहा कि रिजल्टेंट जब आपने फाइंड किया तो वो है 8 न्यूटन और वो मिनिमम फोर्स के परपेंडिकुलर है। सो इसको पहले हम ड्रॉ करके देखते हैं। मिनिमम फोर्स हमने ली है x, सपोज ये आपके पास मिनिमम फोर्स है। रिजल्टेंट जिसकी मैग्नीट्यूड है 8 न्यूटन वो इस मिनिमम फोर्स के परपेंडिकुलर है। सो आपने रिजल्टेंट को मिनिमम फोर्स के परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। तो फिर ऑब्वियसली जो लार्जर फोर्स होगी वो कुछ इस तरह इस राइट एंगल ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूस बनाएगी, विच इज 16 माइनस x। सो ये आपके पास मिनिमम फोर्स के परपेंडिकुलर बनाता हुआ रिजल्टेंट, और ये दोनों फोर्सेस जिनका सम है 16 न्यूटन। अब इस राइट एंगल ट्राइंगल पर आप इंप्लीमेंट करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, जो कि होता है हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। सो आपने वैल्यूज यहाँ से पुट की, और जब आपने इस इक्वालिटी में लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया तो ये बन रहा है a माइनस बी होल स्क्वायर। सो ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। जब आपने इसके अकॉर्डिंग इसे ओपन किया तो ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में वेरिएबल्स आएंगे, जबकि राइट हैंड साइड पर एक्स स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर है तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 64। अब यहाँ पर राइट और लेफ्ट हैंड साइड पर ये एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। जो रिमेनिंग होगा 16 स्क्वायर वो है 256 माइनस 32x इक्वल टू 64। आपने x जो कि है मिनिमम फोर्स उसकी वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करनी है। आप 64 को लेफ्ट साइड पर शिफ्ट करें तो 256 माइनस 64 और ये माइनस 32x राइट साइड पर गया तो प्लस 32x हो जाएगा। यहाँ से आपने x को कैलकुलेट करना है। ये दोनों वैल्यूज सब्ट्रैक्ट हुई तो बना 192। सो x हो जाएगा 192 डिवाइडेड बाय 32। सो x की वैल्यू आ जाएगी 6 न्यूटन। अगर आपको x की वैल्यू पता चल गई तो आप इस लार्जर फोर्स की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि लार्जर फोर्स है 16 माइनस x है 6 न्यूटन। सो 16 माइनस 6 आपको क्या मिलेगा 10 न्यूटन। सो ये आपके पास आ गई लार्जर फोर्स और ये आ गई स्मॉलर फोर्स। सो जो पेयर बना फोर्सेस का वो है 6 न्यूटन एंड 10 न्यूटन। सो आपकी ऑप्शंस में जो ऑप्शन ए है वो इस पेयर के अकॉर्डिंग है 6 न्यूटन एंड 10 न्यूटन। यानी ये दो फोर्सेस ऐसी थी जिनको जब आपने सम किया तो बना 16 न्यूटन, जब आपने इनका रिजल्टेंट फाइंड किया तो वो है 8 न्यूटन, और अगर ये रिजल्टेंट इनके परपेंडिकुलर था तब इनकी वैल्यूज बनी 6 न्यूटन एंड 10 न्यूटन। सो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 11। अब मूव करते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की स्टेटमेंट क्या है। जी डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 12 में आपको एक अनइवन रॉड गिवन है और उसमें कहा गया है फाइंड द मास ऑफ अनइवन रॉड इफ इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज 14 सेंटीमीटर फ्रॉम एंड ए। इसका मतलब ये है कि जो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा वहां उसका रॉड का जो टोटल मास है वो एक्ट करेगा। तो आपने सपोज किया कि ये जो पॉइंट है ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है जो कि इस एंड पॉइंट ए से 14 सेंटीमीटर दूर है। आपको डायग्राम में गिवन है कि आपने इसके राइट हैंड साइड पर एक 80 ग्राम का मैस हैंग किया हुआ है, आपने एक यहाँ पर वेज प्लेस किया हुआ है और जिस पॉइंट पर आपने ये वेज प्लेस किया है उस पॉइंट से 80 ग्राम का जो डिस्टेंस है वो है 20 सेंटीमीटर और उसी पॉइंट से जो एंड ए है उसका डिस्टेंस है 30 सेंटीमीटर। ये आपको ओवरऑल एक डायग्राम गिवन है और आपसे कहा गया है कि बताएं कि मास ऑफ दिस अनइवन रॉड कितना होगा। इस पे आप इम्प्लीमेंट करेंगे
सेकेंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, जिसमें आप क्लॉकवाइज टॉर्क को एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क के साथ इक्वेट करेंगे। अगर ये आपका बैलेंसिंग पॉइंट है तो आपके पास यहाँ से 80 ग्राम का जो टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा वो होगा क्लॉकवाइज, और जो इस मैस का, जो कि इस रॉड का अपना मैस है, इसका जो टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा वो होगा एंटी क्लॉकवाइज। ये हो गया क्लॉकवाइज टॉर्क और ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। अगर इस रॉड ने बैलेंस होना है तो ये दोनों टॉर्क्स क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। सो आपने इक्वलिटी के अकॉर्डिंग जो 80 ग्राम का टॉर्क है वो है 80 इंटू 20, जो कि फोर्स इंटू मोमेंट आर्म होगा, क्योंकि ये वाली वैल्यू इस 80 ग्राम का मोमेंट आर्म बनेगी। और आपके पास ये वाली जो साइड है इसमें m का, यानी इस मैस का जो टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा उसके लिए जो आप मोमेंट आर्म यूज करेंगे वो ये डिस्टेंस है, जो कितना होगा? अगर ये है 14 सेंटीमीटर और ये कंप्लीट है 30 सेंटीमीटर, सो इस कंप्लीट 30 सेंटीमीटर में से अगर आप 14 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपके पास ये रिमेनिंग मोमेंट आर्म फॉर अननोन मैस आ जाएगा, जो कि है 30 माइनस 14 सेंटीमीटर। सो इस अननोन मैस का जो मोमेंट आर्म है वो है 30 माइनस 14। अब इस इक्वालिटी को आपने सॉल्व करना है और m की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ये दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई हुई तो 1600, 30 में से 14 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 16, और ये है m है जो कि आपने कैलकुलेट करना है। 1600 डिवाइडेड बाय 16 यू विल गेट 100 ग्राम। सो इस अनइवन रॉड का जो मैस है वो है 100 ग्राम। सो आपने इसको अगेन सेकेंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम के अकॉर्डिंग सॉल्व किया तो आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन कंसिडर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, विच इज 100 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 13 अब देखते हैं। क्वेश्चन 13 में आपको 4 डिफरेंट सिचुएशंस गिवन है और इन सिचुएशंस में आपने एक रॉड को वेज पर प्लेस किया हुआ है और इक्वल फोर्सेस हैं, ये जितने भी एरोज हैं ये इक्वल फोर्सेस को इंडिकेट कर रहे हैं और डिफरेंट डायरेक्शंस गिवन है। आपसे ये पूछा गया है इनमें से कौन सी सिचुएशन है जिसमें अगर ये इक्वल फोर्सेस इस रॉड पर अप्लाई हो रही हों तो रॉड बैलेंस्ड होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्यों? अगर आप ऑप्शन ए देखें तो ये फोर्स है अपवर्ड, ये इसमें टॉर्क प्रोड्यूस करेगी किस डायरेक्शन में? एंटी क्लॉकवाइज, और ये भी इसमें किस डायरेक्शन में प्रोड्यूस करेगी? एंटी क्लॉकवाइज। सो ये दोनों फोर्सेस इसको एक ही डायरेक्शन में टर्निंग इफेक्ट दे रही हैं, इसमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज बैलेंस नहीं हो रहे, सो ये रोटेट करेगा। इसमें भी कुछ इसी तरह है, ये फोर्स उसके ऑब्वियसली बैलेंसिंग पॉइंट पर अप्लाई हो रही है तो ये तो इसके, क्योंकि मोमेंट आर्म की वैल्यू 0 हो जाएगी सो इसका टर्निंग इफेक्ट 0 हो जाएगा। इसका मोमेंट आर्म एग्जिस्ट करता है सो ये इसको रोटेट करेगी और ये क्लॉकवाइज रोटेशन प्रोड्यूस करेगी। इस क्लॉकवाइज को बैलेंस करने के लिए सिस्टम में कोई भी एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क अवेलेबल नहीं है। सेम इसमें भी ये फोर्स अपवर्ड है, ये इसमें क्लॉकवाइज और ये वाली भी इसमें क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस करेगी, क्योंकि हमेशा फोर्सेस जो टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं वो टुवर्ड्स द पिवट पॉइंट प्रोड्यूस करती हैं। सो इस फोर्स का भी टुवर्ड्स द पिवट पॉइंट, इस फोर्स का भी टुवर्ड्स द पिवट पॉइंट अगर आप रोटेशन फाइंड करेंगे तो ये दोनों ओवरऑल इसको क्लॉकवाइज रोटेट करेंगी और इसको बैलेंस करने के लिए इसमें कोई भी एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क मौजूद नहीं है। लेकिन इस डायग्राम में अगर आप देखें तो ये टुवर्ड्स द पिवट पॉइंट अगर रोटेट करे तो ये इसे क्लॉकवाइज टर्निंग इफेक्ट देगी और ये इसको एंटी क्लॉकवाइज टर्निंग इफेक्ट देगी, क्योंकि दोनों फोर्सेस इक्वल हैं और एक जैसा इनका मोमेंट आर्म है, क्योंकि एक जैसे पॉइंट्स पर ये अप्लाई हो रही हैं। इस सिचुएशन में जो क्लॉकवाइज टॉर्क होगा वो इक्वल हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क के और आपके पास ये रॉड बैलेंस्ड होगा। सो ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 13 में करेक्ट ऑप्शन आप कंसिडर करेंगे। अब मूव करते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ और देखते हैं कि 14 क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है। जी डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 14 में स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट की मैग्नीट्यूड से रिलेटेड आपसे पूछा गया है कि वो कौन सा एंगल है जिस पर स्केलर प्रोडक्ट की मैग्नीट्यूड वेक्टर प्रोडक्ट की मैग्नीट्यूड के इक्वल हो जाती है। आप जानते हैं कि स्केलर प्रोडक्ट की मैग्नीट्यूड होती है ए बी कॉस थीटा और इसकी वेक्टर प्रोडक्ट की होती है ए बी साइन थीटा। सो ए बी तो दोनों साइड्स पर सेम होंगे।
अब कौन सा ऐसा एंगल है जिस पर कॉज और साइन थीटा की वैल्यू एक जैसी होती है, और वो है 45 डिग्री। अगर आप कॉस 45 साइन 45 कैलकुलेट करें तो दोनों साइड्स पर एक जैसी वैल्यूज आएंगी। सो आप कोई जो डिफरेंट एंगल्स गिवन हैं उनमें से जो करेक्ट एंगल आप सेलेक्ट करेंगे वो है 45 डिग्री, बिकॉज 45 डिग्री पर कॉस थीटा और साइन थीटा दोनों एक जैसी वैल्यू कैरी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको एक व्हील गिवन है और उस व्हील का रेडियस है 2 मीटर, यानी ये जो डिस्टेंस सेंटर से होगा ये कितना है 2 मीटर। एक फोर्स लग रही है 5 न्यूटन अपवर्ड और दूसरी फोर्स है 10 न्यूटन, वो भी है अपवर्ड। अब आपसे ये पूछा गया है कि इसमें किस किस्म का टॉर्क प्रोड्यूस होगा, क्या वो क्लॉकवाइज होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा, किस तरह का होगा। उसके लिए आप पहले इस फोर्स का टॉर्क कैलकुलेट करें, तो फोर्स इनटू दिस इज द मोमेंट आर्म, तो F है 5 और डिस्टेंस या मोमेंट आर्म है 2, तो ये आएगा 10 न्यूटन मीटर। जबकि ये जो फोर्स है इसकी मैग्नीट्यूड है 10 और इसका भी मोमेंट आर्म है 2 मीटर, तो ये होगा 20 न्यूटन मीटर। अब आप इनके डायरेक्शंस देखें, ये वाली फोर्स 5 न्यूटन इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगी और ये जो 10 न्यूटन है ये ऑब्वियसली इसको क्लॉकवाइज रोटेट करेगी। अब ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज है, तो इन दोनों में से स्ट्रॉन्ग टर्निंग इफेक्ट कौन प्रोड्यूस करेगा, वो ऑब्वियसली 10 न्यूटन प्रोड्यूस करेगी। इसका जो स्ट्रॉन्ग टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा वो है 20 न्यूटन मीटर और इसका जो वीक टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा वो है 10 न्यूटन मीटर। अब जो नेट टर्निंग इफेक्ट होगा वो इनके डिफरेंस के इक्वल होगा। ऑब्वियसली ये स्ट्रॉन्ग टर्निंग इफेक्ट है तो ये अपने टर्निंग इफेक्ट की स्ट्रॉन्ग होने की वजह से इस 10 न्यूटन मीटर के टर्निंग इफेक्ट को कैंसिल कर देगा। अगर 20 में से 10 कैंसिल हो गया तो बच कितना जाएगा, इसके पास 10 न्यूटन मीटर बच जाएगा। यानी जो नेट टर्निंग इफेक्ट होगा वो 20 न्यूटन मीटर माइनस 10 न्यूटन मीटर विच इज 10 न्यूटन मीटर का प्रोड्यूस होगा। और किस डायरेक्शन में होगा, ऑब्वियसली ये स्ट्रॉन्ग है तो जो इसका डायरेक्शन होगा वही होगा और दैट इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो 10 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज आपके पास टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। सो ऑप्शन सी है 10 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज। सो यूनिट का भी ध्यान रखिएगा क्योंकि बाकी ऑप्शंस में एक में आपको 10 न्यूटन क्लॉकवाइज गिवन है, लेकिन क्योंकि टॉर्क है तो उसका यूनिट होता है न्यूटन मीटर। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी विच इज 10 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो डियर स्टूडेंट, ये थे आज के टोटल 15 MCQs रिलेटेड टू चैप्टर नंबर 2। यहाँ पर आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर में फिर डिफरेंट कॉन्सेप्ट से लिंक्ड बात करेंगे। टिल नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज़।